started thanks to the dynamic founders of Wealthy Nivesh and the energetic team of Wealthy Nivesh for inviting me today. The budget 2025 has 140 amendments in tax laws, out of which we will discuss the key amendment that could impact your investment decisions and grow your wealth. So today let's not just decode the taxation changes, but also find the opportunities and uncover the opportunities that can help us out. और as per German literature, सैटरडे आफ्टरनून को बेटर होता है कि रीजनल लैंग्वेज में बात करें, सो दैट की इट कुड बी मोर एंगेजिंग विद एवरीवन. सो आवर टॉपिक टुडे इज बजट 25 के टैक्स प्रपोजल एंड हाउ it will impact us, right? So the agenda for the today's presentation is changes in income tax, TDS, GST, as well as I will discuss the tax planning. और एक इस बजट 25 का जो मेन जो एक कोर एरिया था, that was आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड हर बार की तरह लूप होल्स तो रहते ही हैं. लूप होल्स कुछ ऐड हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट को जब पता चला कि कुछ लूप होल्स थे जिसकी वजह से हर कोई टैक्स इवेजन करता था, वो हटाया है इस बार. अदरवाइज लूप होल्स नहीं होंगे तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुकानदारी चलेगी नहीं, राइट? तो एक लूप होल जो है, सबसे बेस्ट जो लूप होल है, आई विल बेट कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सबको 60,000 रुपीज़ का उसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा. आई प्रॉमिस को आपको डेफिनेटली उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा. The first thing we will discuss is tax rates. See, tax rates जो है as per new tax regime for individual HUF, AOP, BOI, इसमें पहले जो 2.5 lakhs का हुआ करता था, the basic exemption limit has been raised from 2.5 lakhs to 4 lakhs now. इनकम रेंज का जो क्राइटेरिया है वो है 4 का मल्टीप्लायर, that is up to 4 lakhs it will be 0 tax, then 4 to 8 it will be 5%, 8 to 12 10 and so on. पहले जो MMR का जो था क्राइटेरिया, that was the threshold was set at 10 lakhs. Now the threshold has been raised from 10 lakhs to 24 lakhs. अभी 24 lakhs के ऊपर गया तो ही आपका 30% टैक्स लगेगा आपको, राइट? सो बाकी फॉर अदर देन इंडिविजुअल्स HUF, AOP and BOI, for taxation tax rates for partnership firm and other companies are unchanged. In fact, surcharge for individual is also unchanged. Up to about 50 lakhs का अगर इनकम है तो 10%, about 1 crore then 15, and about 2 crores है तो 25%, right? After tax rate, we will discuss the main जो सबसे बड़ा जो मुद्दा जो चल रहा है, that is rebate. Rebate under section 87A. Earlier the rebate was available to you only if आपका जो मैक्सिमम इनकम थ्रेशोल्ड है वो अगर आपका 7 lakhs का है तो ही आपको रिबेट मिलता था 25,000 का. नाउ दैट 25,000 रिबेट इज इंक्रीज टू 60,000. रिबेट इज नथिंग बट आपका क्या कह सकते हैं, अमेजोन का कैश वॉलेट बैलेंस, वो कैश अप टू 7 lakhs का है तो आपको जो टैक्स पे करना था तो आपको टैक्स में डिस्काउंट मिल जाता है. सेम वे आपको अप टू 12 lakhs का आपका इनकम है तो आपको 60,000 का रिबेट मिलता है तो उसकी वजह से आपका 0 टैक्स हो जाता है, राइट? अब ये 0 टैक्स में आपका जो है स्पेशल रेट इनकम जो होती है वो काउंट नहीं होती है. दिस इज द बिगेस्ट लूप होल. ये बहुत बड़ा लूप होल भी है और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा टैक्स बर्डन भी है. वी विल डिस्कस इट इन एट द एंड. ये बहुत बड़ा लूप होल है जिसकी वजह से जिसको बेनिफिट होने वाला है it will be up to 60,000 पर असेसीज को आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. we will discuss it in the later slides, right? अब एक काफ़ी सोशल मीडिया में एक ये काफ़ी मिसकंसेप्ट चलता है कि अगर आपका सैलरी 12.75 lakhs है, मतलब that is 12 lakhs का up to 12 lakhs 0 टैक्स और 75,000 अगर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शंस है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आपका मतलब टोटल इनकम आपका 1275 है तो आपको 0 टैक्स लगेगा. बट व्हाट इफ माय इनकम इज रेज टू 12.76 लाख? सोशल मीडिया में काफ़ी ऐसे वीडियोस चल रहे हैं कि अगर आपका 1000 से सैलरी बढ़ गया तो आपको 62,000 का टैक्स पे करना है. नो, मार्जिनल रिलीफ आपके पास है. मार्जिनल रिलीफ जब से इनकम टैक्स एक्ट आया हुआ है तब से है आपके पास अवेलेबल. आपकी जो मार्जिनल जितनी इनकम आपकी बढ़ती है उसी के ऊपर ही आपको टैक्स आएगा. लेट्स से कि 12.75 लैक्स के ऊपर अगर 12.76 लैक्स हुआ है आपका, मतलब 1000 ज़्यादा है
तो आपको 61,500 का टैक्स पे करना नहीं आएगा, ओनली 1,000 ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सेम वे देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स कि 1295 अगर है आपका तो टोटल टैक्स पेबल विल बी 20,000 ओनली, दैट इज अ टैक्स सेविंग ऑफ 43,000। सेम वे अगर 13 लाख है तो दैट इज आपका 1275 से 25,000 आपका एक्सीड होता है तो आपको 25,000 का ही पे करना पड़ेगा, ना कि 63,750 एंड सो ऑन। ये अप टू 60,000 तक का आपको ये बेनिफिट रहता है। बट ये लूप होल वाला ये चीज़ नहीं है, अभी भी लूप होल तक हम पहुंचे नहीं है। लूप होल विल बी एट दी लेटेस्ट स्लाइड्स, राइट। अब एक वापस एक आता है कि जीरो टैक्स मुझे कब मैं कितना कमाऊंगा जिससे कि मेरा जीरो टैक्स आएगा। वी विल डिस्कस इट फॉर द वेरियस टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स। वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स मीन्स कि कितने टैक्स टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स होते हैं। सैलरीड, या तो फिर मैं सैलरी इनकम होगी, या तो फिर मैं प्रोफेशन से कुछ कमाता हूँ, या तो फिर आई एम अ बिजनेसमैन, या तो फिर मैं इन्वेस्टर हूँ। ये चार के अलावा तो होगा नहीं। इसमें सबसे बुरा हाल होता है इन्वेस्टर का, क्योंकि बुरा हाल नहीं, इन्वेस्टर को 4 लाख पहले जो 2.5 जिसका स्पेशल रेट टैक्स जिसके ऊपर लगता है, तो प्योर इन्वेस्टर का 4 लाख का अप टू 4 लाख का अगर आपका स्पेशल रेट इनकम है, लेट्स से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो तब तक कि आपको जीरो टैक्स है। अबव 4 लाख का अगर होता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। देन कम्स दी सैलरीड इंडिविजुअल्स। सैलरीड इंडिविजुअल्स के बारे में भी एक ये है कि अभी 1275 तक मुझे टैक्स नहीं लगेगा, बट आई विल अगेन शो यू द टैक्स, आपका जो टैक्स ब्रैकेट का ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आपका और भी हम कैसे और ज़्यादा टैक्स सेविंग कर सकते हैं। लेट्स से आपका बेसिक सैलरी इज 12,25,000, राइट। देन उसमें आप ऐड कर दीजिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय योर एम्प्लॉयर 1,71,000, राइट। तो इसका भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। उसमें आप और ऐड कर दीजिए मोटर कार लीजिंग फाइनेंस 4 लाख का। व्हाट इज मोटर कार लीजिंग फाइनेंस? इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ कार, बेटर उसकी ओनरशिप आपके एम्प्लॉयर के पास है। आपको क्या मतलब है, ओनर उसका आपका एम्प्लॉयर है या मैं हूँ, तो डायरेक्टली बेटर है कि कार लीजिंग फाइनेंस में क्या एग्रीमेंट होता है, किसी भी कार लीजिंग फाइनेंस कंपनी क्या करेगी, वो लोन जो रहेगा वो डायरेक्टली आपके एम्प्लॉयर को देगा, और एम्प्लॉयर सेम वे वो आपसे वो चीज़ का इंस्टॉलमेंट मिलेगा। लेट्स से इन आर केस एम्प्लॉयर इज गिविंग द मोटर कार लीजिंग फाइनेंस दिस एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉय कि वो 1 लाख पर क्वार्टर के हिसाब से आपको कार यूज करने के लिए दे रहा है। 1 लाख पर क्वार्टर इज नथिंग बट 33,000 पर मंथ का रेंटल फॉर दैट कार, राइट। अब इसका एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है? एम्प्लॉयर को बेनिफिट ये है कि उसको अपने असेट बुक में वो कार का भी मिल जाएगा, नथिंग बट है उसका नेटवर्थ बढ़ेगा, नेटवर्थ बढ़ा तो उसका बुक वैल्यू पर शेयर भी बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयर को वो बेनिफिट है। एम्प्लॉय को बेनिफिट ये है कि उसका डाउन पेमेंट उसको पे नहीं करना है, और डायरेक्टली उसका टैक्स बेनिफिट भी वो ले सकता है, राइट। इसमें और आप गिफ्ट टू एम्प्लॉय ऐड कर दीजिए, अप टू 5,000 तक का आपका एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय का गिफ्ट 5,000 तक के एग्जेम्प्ट है, राइट। तो व्हाट विल बी द टोटल जीरो टैक्स सैलरी? 18,00,000 का आपको जीरो टैक्स सैलरी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अंडर न्यू टैक्स रिजिम। मैं ओल्ड टैक्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ओल्ड टैक्स का भूल जाइए, ओल्ड टैक्स का अभी कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। लेस इसमें वापस 18 लाख की सैलरी में हमें रीच आउट करना है कैसे आपका जीरो टैक्स हो जाए। आपको वापस से एनपीएस रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCT 2, दैट इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी एनपीएस 1,71,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। देन मोटर कार फैसिलिटी, जो 4 लाख की जो मोटर कार फैसिलिटी जो आपको एम्प्लॉयर ने दी थी, उसका आपको 3,60,400 का आपको उसका एग्जम्पशन मिलेगा। हाउ आई डिराइव ऑन दिस फिगर? हम लोग इसका भी बस कैलकुलेशन पर आते हैं। अब इसका एनीबडी वुड लाइक टू कैलकुलेट इसका मेरा टोटल कितना होता है, तो अभी इसमें से और 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिला हुआ है। टोटल मेरी सैलरी हो जाती है 11,89,000, राइट, विच इज बिलो 12 लाख। इसके ऊपर टैक्स कितना आएगा? जीरो। दैट इज 18 लाख की सैलरी पर भी आपका टैक्स जीरो आ सकता है इफ यू ऑप्टिमाइज योर सैलरी इन दिस वे, राइट। अब जो एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन था that will be maximum of 14% of your basic salary, right? तो 12,25,000 का 14% is 1,71,000. This is the most optimized figure. उसके बाद जो हमने जो नेक्स्ट ये डिस्कस किया था 1 लाख पर क्वार्टर के हिसाब से आपको आपके एम्प्लॉयर ने ये कार आपको यूज करने के लिए दिए थे। तो अब इसमें टैक्सेबिलिटी क्या आती है कि टैक्सेबिलिटी इज ओनली, हमने जब भी ये 39,600 जो टैक्सेशन फिगर लिया हुआ है वो भी मैक्सिमम लिया हुआ है, दैट इज 1.6
लीटर की बड़ी कार है अगर आपके पास, आपको एम्प्लॉयर ने वो यूज़ करने दिया है, लेट्स से कोई फॉर्च्यूनर या एक्सयूवी यूज़ किया या इनोवा यूज़ करने दे रहा है आपको 1.6 लीटर से बड़ी इंजन वाली कार, तब जाकर के आपको 2400 पर मंथ का टैक्स लगता है, प्लस 900 का आपको ड्राइवर का भी उसमें बेनिफिट दिया हुआ है, इट विल बी टैक्सेबल एज अ पर विजिट। तो ये फिगर आपका ईयरली आता है 39,600, बस इसके ऊपर आपको टैक्सेबिलिटी आ रही है, दैट इज 4 लाख माइनस 39,600, डायरेक्टली 3,60,000 का आपको क्लियर कट बेनिफिट है, जस्ट बिकॉज एम्प्लॉयर ने उसकी ओनरशिप ली है और 5,000 डायरेक्टली आपको गिफ्ट है, राइट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सेकंड नेक्स्ट असेसिस। नेक्स्ट असेसिस मतलब हमने इन्वेस्टर देख लिया, देन सैलरी, अब ये दूसरे असेसिस होते हैं प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स के केस में जीरो टैक्स कब आएगा? जीरो टैक्स आ सकता है अगर आपकी जो मैक्सिमम रेवेन्यू है इज 24 lakhs। हाउ आई डिराइव दिस फिगर? प्रोफेशनल्स में कौन कौन आता है? ऑल दोज हु आर नॉन ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चरर्स। इसमें कौन आ सकते हैं? डॉक्टर्स आ सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ सकते हैं, लॉयर्स, इंजीनियर्स, फ्रीलांसर्स, आर्किटेक्ट्स या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन एनी कंपनी या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। अप टू 24 lakhs की अगर आपका टोटल रिसिप्ट्स होती है, देयर विल बी जीरो टैक्स। आपको 1 रुपये भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है उसमें। हाउ आई डिराइव दिस फिगर? इसमें आपको डायरेक्टली 50% का आपको बस मार्जिन शो करना है, राइट। तो आपकी टैक्सेबल इनकम विल बी 12 lakhs, राइट। तो 12 lakhs के ऊपर तो मुझे कोई टैक्स पे करना ही नहीं है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज बिजनेसेस। बिजनेसेस में कौन कवर होता है? जो अभी पहले जो कोई नहीं कवर हुआ था इसमें कवर होता है, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स या हॉस्पिटल्स, ये सारे लोग जो है बिजनेस में कवर होते हैं। सेम है इसमें भी। अब इसका क्या हो सकता है? जो प्रोफेशनल्स को 50% का मार्जिन का दिया हुआ था, बिजनेसेस को वो मार्जिन दिया हुआ है 8%। मतलब आपका अगर लेट्स से आप कितना भी कमाते हो उसका टोटल टर्नओवर का 8% अगर आप डिस्क्लोज कर देते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब इनकी इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है? ग्रॉस टर्नओवर विल बी 1.5 करोड़ इन केस ऑफ अगर आपका नॉन डिजिटलाइज ट्रांजेक्शन से अगर आपका आता है, और 2 करोड़ दैट इज इफ यू आर अगर आपका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ तक का है इन केस ऑफ नॉन बैंक रिसिप्ट्स, और बैंक रिसिप्ट है 2 करोड़ का, तो आपको जीरो टैक्स पे करना है। हाउ आई डिराइव दिस फिगर? ठीक है, टैक्सेबल इनकम विल बी 12 lakhs। हाउ 12 lakhs? अगर आपका नॉन बैंक रिसिप्ट्स है तो यू हैव टू डिस्क्लोज एटलीस्ट 8% ऑफ योर टोटल टर्नओवर। 1.5 करोड़ का 8% इज ऑल्सो 12 lakhs, 2 करोड़ का 6% इज ऑल्सो 12 lakhs। ये अजम्पशन मान करके देयर इज नो एनी अदर इनकम, हर एक सिनेरियोज में भी वही पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब सेम भी इसके केस में भी सेम है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट और गेट इट ऑडिटेड। अब आप कहोगे ये तो इनकम टैक्स की बात है, जीएसटी का है। डेफिनेटली इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज तो आपका थ्रेशोल्ड 20 lakhs के ऊपर है, और इफ यू आर अदर देन सर्विस प्रोवाइडर देन आपको थ्रेशोल्ड 40 lakhs है। तो उसके ऊपर क्या, तो जीएसटी तो लेना ही है, बट आपको सिर्फ टर्नओवर का डिटेल्स मेंटेन करना है, बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की आपको जरूरत नहीं है, ऑडिट भी करने की जरूरत नहीं है आपको। इसका मैक्सिमम टर्नओवर विल बी 2 करोड़। 3 करोड़ इज 95% से ज़्यादा आपका रिसिप्ट जो है रिकॉग्नाइज बैंकिंग चैनल। व्हाट इज रिकॉग्नाइज बैंकिंग चैनल? बस आपका जो भी टर्नओवर आता है, आपको पूरा का पूरा टर्नओवर आपको अकाउंट पे ही है, एनईएफटी या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आपको या आईएमपीएस से आपको पूरा टर्नओवर लेना है, राइट। ठीक है, तो ये तीनों असेसिस हमने कवर कर चुके हैं, सैलरी इंडिविजुअल, प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसेस एज वेल, ठीक है। देन वी विल डिस्कस द अपडेटेड रिटर्न। सी द फिनेंस मिनिस्टर का क्लियर कट ये है अंडरस्टैंडिंग कि टैक्स पेयर्स आर नॉट इवेडिंग द टैक्स, दे आर नॉट विलिंगली इवेडिंग द टैक्स। इनका अभी इनको सब कुछ समझ में आ चुका है कि सोशल सिक्योरिटी का भी एक रीज़न होता है। बेटर है ट्रस्ट, हैव फेथ इन आवर टैक्स पेयर्स, हैव फेथ इन आवर सिटीजन्स। ये जो पहले इनकम डिस्क्लोजर स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम, ये एवरी 3 years या एवरी 5 years फिनेंस मिनिस्ट्री को लानी पड़ती थी, सो दैट कि यू कैन वॉलंटरीली डिस्क्लोज वॉट एवर अनडिस्क्लोज इनकम इन योर असेट बुक इज देयर। आपको बस डिस्क्लोज करना है, तो बेटर है आप ही खुद ही डिस्क्लोज कर दीजिए। पहले ये जो अपडेटेड रिटर्न की जो लिमिट थी वो अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, दैट इज 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसको पहले 3 years था, अभी इसको 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कर चुके हैं, ठीक है। आप खुद से ही आपकी इनकम डिस्क्लोज कर दीजिए। एडिशनल टैक्स उतना ही लगेगा कि जितना आप एडिशनल इनकम आप डिस्क्लोज कर रहे हो।
दैट इज अगर आप 2 साल के अंदर करते हो तो 25% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन द एडिशनल इनकम विच यू आर डिस्क्लोजिंग ओवर एंड अबाउट योर ओरिजिनल इनकम, जो आपने ओरिजिनल आईटीआर में जितना किया हुआ था, राइट। इसमें द ओनली थिंग इज कि आपका टैक्स पेबल आना चाहिए, ठीक है। अब एक जो मैं कह रहा था कि लूप होल हटाया है, जो सालों से एक लूप होल चला आ रहा था, एक लूप होल अभी इनको समझ में आ चुका है तो एक हटाया गया है। तो एक अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ अमलगमेशन या मर्जर? कोई भी कंपनी अमलगमेट या मर्जर क्यों करती होगी, ठीक है। यू माइट से कि बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन या कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होगा या कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता होगा। नो सर, ये बाहर चलता होगा, बट इंडिया में अमलगमेशन अब तक की सिर्फ और सिर्फ, नहीं सबका नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ होता था टैक्स बचाने के लिए। अमलगमेशन का रीजन होता था कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑन अमलगमेशन। आई विल नॉट लाइक टू नेम एनी कंपनी एक्स, अगर आप किसी एक्स कंपनी को एक्वायर करते हो विच इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी, आप उसका कैरी फॉरवर्ड आप अपने बुक्स में उसका लॉस आप ले सकते हो, और वो लॉस जो है आप अब तक के 8 ईयर्स तक के आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे एंड सेट ऑफ टू योर प्रॉफिट्स फ्रॉम द डेट ऑफ अमलगमेशन। दैट इज अमलगमेटिंग कंपनी का लॉस जो है, अमलगमेटेड कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ अमलगमेशन, और 8 साल तक वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकती थी, जिससे कि उनका प्रॉफिट कम हो जाए, टैक्स कम लगे, राइट। अब ये लूप होल उन्होंने हटा दिया है। अब ये जो आपका जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है वो होगा जब से ओरिजिनली अमलगमेटेड कंपनी का जो ये ओरिजिनल उसका लॉस जब से इनकर करना स्टार्ट हुआ था, वहाँ से ही 8 ईयर्स हम काउंट करेंगे, राइट। तो अब इससे ये बहुत बड़ा टैक्स इवेजन जो है ये रुक चुका है। अदरवाइज एक बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी ने तो कम से कम 25 साल तक कभी कोई टैक्स ही नहीं पे किया था। उनके कभी भी ऑडिटर्स या सीए कभी कोई बिग फोर्स नहीं रहे हैं। इनफैक्ट आप कोई भी बड़ी सबसे मार्केट कैप वाले देख लीजिए, उनके कभी भी ऑडिटर्स बिग फोर्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब दैट वाज द रीजन कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लाया गया था। डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट कुछ और होता है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कुछ और होता है, उस वजह से इन्फ्लेटेड प्रॉफिट दिखता है, ठीक है। वो तो मैट काफ़ी पहले लूप होल आया, तो मैट की वजह से लूप होल हट चुका है। नाउ ये अमलगमेशन वाला जो लॉस है वो भी अब हट चुका है, राइट। अब ये नेक्स्ट जो सबसे बेस्ट जो चीज़ आई हुई है वो आई है स्टार्टअप्स का। स्टार्टअप्स के लिए जो डेडलाइन थी, इफ़ यू आर आपका जो इनकॉर्पोरेशन डेट है वो 31 मार्च 2025 तक का अगर था तो आपको स्टार्टअप्स के बेनिफिट मिलते थे। दैट इज़ आपको 3 इयर्स का 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलता था ऑन योर प्रॉफिट्स फॉर एनी ऑफ द 10 इयर्स का जो ब्लॉक है उसमें से आप कोई भी 3 साल का आपको 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलता था। नाउ दिस टैक्स विंडो हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय मोर अनदर 5 इयर्स। दैट इज फाइनेंशियल ईयर 25 की जगह पे फाइनेंशियल ईयर 2030 तक के भी आपका अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है तब भी आपको ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा। एग्जिस्टिंग जो जिसने बेनिफिट ले चुका है उनको तो मिलता ही रहेगा, राइट। तो दिस वॉज रिलेटेड टू स्टार्टअप्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस यूलिप्स। ये बहुत बड़ा विच इज़ ये कंपनीज के लिए काफ़ी बेटर थिंग है, क्योंकि अब तक की यूलिप्स अगर आपका प्रीमियम जो है, इफ़ योर प्रीमियम इज मोर देन दी 10% ऑफ द टोटल सम अश्योर्ड, तो वो यूलिप टैक्स एग्जम्प्ट नहीं होती थी। यूलिप के ऊपर का क्लेम या LIC एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम LIC और यूलिप्स, इट वाज टैक्सेबल। if the premium was less than 10%, it was 100% exempt. But if the premium is more than 10%, then उसके ऊपर टैक्स लगता था। अब वो टैक्स लगता था मैक्सिमम मार्जिनल रेट से, जो भी आपका MMR चल रहा है। अब उसका बहुत बढ़िया जो रिलैक्सेशन मिला हुआ है, नाउ it won't be taxed at MMR, it will be considered as capital gains। उसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड माना गया यूलिप्स को। नाउ अब आपको म्यूचुअल फंड का जो नॉर्मल कैपिटल गेन लगता है, इफ इट इज लॉन्ग टर्म देन इट विल बी टैक्स एट 12.5% एंड इफ इट इज शॉर्ट टर्म तो 20%। अदरवाइज पहले जो MMR के ऊपर लगता है, मैं MMR इज नथिंग बट वॉट एवर मैक्सिमम रेट विच इज एप्लीकेबल टू यू, दैट इज इन केस आपका 10 लाख से ऊपर से टोटल इनकम था तो 30% लगता था, राइट। नाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड।
अगर उसके अलावा कोई अदर यूनिट्स है तो वो डेफिनेटली इट विल बी कंसिडर्ड अंडर अदर सोर्सेज ओनली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन रेजिडेंट्स। नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी सेम वे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आई हुई है। सेम जो हमने ये इनके लिए जो हमने लिया हुआ था प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसमैन के लिए, उनके लिए भी सेम है। आपकी टोटल ग्रॉस रिसिप्ट का 25% डीम प्रॉफिट दिखा दीजिए तो आपको डायरेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड योर सर्विसेज आर रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर्स व्हिच आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर गुड्स टू रेसिडेंट्स। सेम वे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को भी डेडलाइन इनकी एक्सटेंड हो चुकी है। जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटीज़ में अगर ये लोग इन्वेस्ट करते थे तो ये 2025 तक डेडलाइन थी, विच हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 2030। सेम वे उनको कोई ये इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सोवरेन वेल्थ फंड या पेंशन फंड अगर कोई भी इन्वेस्ट करते हैं तो उनका कोई भी कैपिटल गेन्स भी अराइज होता है, दैट विल बी 100% एग्जम्प्ट। टैक्स रेट रैशनलाइजेशन, FIIs को अब तक की 10% कैपिटल गेन्स लगता था। जस्ट टू ब्रिंग द पैरिटी, नाउ दे विल ऑल्सो बी टैक्स्ड एट 12.5%। एक गुड न्यूज़ है, DTAA बिटवीन इंडिया एंड UAE में कोई चेंजेस आया नहीं है। अदरवाइज श्रीलंका एंड बर्मा के साथ में जो DTAA था उनका जो ये था उसका जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलता था म्यूचुअल फंड वो हटा लिया गया था 2017 में, बट अभी स्टिल फिनेंस बिल में कोई उसमें चेंजेस लाया नहीं गया है। देयर इज अ DTAA बिटवीन इंडिया एंड UAE कि अगर आपका देयर इज अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इफ यू आर ऑलरेडी टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम इन इंडिया तो आपको UAE में टैक्स नहीं पे करना है, और UAE में अगर आपको टैक्स लगाए तो इंडिया में पे नहीं करना है। तो एक आर्टिकल 13 है जो एक ये बताता है कि आपका म्यूचुअल फंड, अगर आपका म्यूचुअल फंड से अगर आप रिडम्पशन होता है इंडियन, इफ यू आर इन्वेस्टेड इन इंडियन म्यूचुअल फंड तो दैट विल बी टैक्स एग्जम्प्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 35 में ऐसा लिखा हुआ है कि आर्टिकल 34 इज रिलेटेड टू शेयर्स, बट आर्टिकल 35 में लिखा हुआ है द पावर टू टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट इज विद द अदर कंट्री। That is, if the equity-oriented mutual fund has been redeemed in India, तो ये power to tax rest with the other country. That is, in our case, it will be UAE, right? तो UAE में तो कोई पर्सनल टैक्स लगता नहीं है, तो it will be 100% exempt. तो उसके ऊपर भी कोई चेंज आया नहीं हुआ। Just you need to apply for TRC in UAE, then file form 10F in India, submit to the AMC। और इसका रेफरेंस में एक सबसे बड़ा केस लॉ है ITAT कोचिंग बेंच DCIT कोची वर्सेस KE फैजल, which proves कि जो कर रहे हो सही है। Then there is one more simplification, self occupied property के ऊपर एक simplification आया हुआ है। पहले up to 2 self occupied property थी तो आपको tax exemption मिलता था, provided एक आप नेम में है self occupied property, you need to occupy that property, then only you will get the exemption on that particular thing। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी आपको एटलीस्ट फॉर बिजनेस पर्पज के लिए आपको रखनी पड़ती थी। नाउ इसमें रिलैक्सेशन आ चुका है, अब तो आपकी 2 प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई आपको टैक्स नहीं पे करना है। अदरवाइज आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आपको डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाता था, आपका जो भी सर्कल रेट है उसके ऊपर रेंट पे करना पड़ता है। लेट्स से एग्जांपल ऑफ विराट कोहली का अगर दिल्ली में भी घर है, मुंबई में भी घर है, तो उसको दिल्ली के घर जहाँ पे वो ऑक्यूपाई करता है वहाँ पे उसको हाउस प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता था, और जो अदर प्रॉपर्टी है उसको डीम्ड टू बी जो करना पड़ता था। ठीक है, नाउ न्यू इनकम टैक्स बिल आ चुका है विच विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026-27। सबसे बेस्ट मोटो है फाइनेंस मिनिस्टर का, ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटिनाइज लेटर। हर किसी को सोशल सिक्योरिटी चाहिए कि हमारे पोथ होल्स है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज ठीक नहीं है, तो क्लियर कट इनका ये है कि बेटर है गिव द रिलैक्सेशन टू द टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स आर ऑनेस्ट, हैव फेथ इन दैम, बेटर है कि उनके ऊपर हम फेथ करते हैं और लेट देम डिस्क्लोज देयर इनकम वॉलंटरीली, पूरा का पूरा उनके ऊपर करते हैं। कोई टैक्स TDS का रिफंड है, पहले रिफंड उनको दे देंगे, उसके बाद में वी विल स्क्रूटिनाइज व्हाटएवर वी वांट। देयर आर चेंजेस इन TDS एंड TCS एज वेल। द बिगेस्ट चेंज इज TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स। अगर आप कोई सेल करते हो, कोई आपकी 2 पार्टी के बीच में पहले सेलर ने बायर को सेल किया था, इफ द टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू वाज मोर देन 50 lakhs, देन 0.1% सेलर वुड कलेक्ट एज अ TCS। नाउ उसको हटा चुके हैं, तो जिससे कि ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन आया हुआ है। देयर आर चेंजेस इन TDS एज वेल, थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा चुके हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया हुआ है इसमें, बहुत ज़्यादा। दिस वाज नेवर एक्सपेक्टेड
नेवर एवर एक्सपेक्टेड बाय एनी पर्सन, इवन बाय द अपोजिशन पार्टीज एज वेल, इतना बड़ा कभी रिलैक्सेशन आएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, एक थ्रेशोल्ड काफ़ी अच्छा जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है, दैट वाज रिलेटेड टू विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड्स एज वेल। पहले इनको 10,000 का लिमिट था ओवरऑल एग्रीगेट विनिंग्स पर, अब किसी को 20 रुपीज़ का विनिंग हुआ, ये टोटल एग्रीगेट टोटल करना पड़ता है कि आपको 10,000। नाउ इट हैज़ बीन कंसिडर एज ए सिंगल ट्रांजेक्शन, अगर सिंगल ट्रांजेक्शन 10,000 के एक्सीड होता है तो ही आपको करना पड़ेगा। द नेक्स्ट वॉज रेंटल। रेंट अगर आपका 2,40,000 तक का है तो कोई आपको TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं थी। नाउ इट हैज़ बीन रेज टू 50,000 पर मंथ। 50,000 पर मंथ इज नॉट इक्वल टू 6 lakhs पर ईयर। अगर आपका किसी मंथ में 60,000 है तो आपको TDS काटना ही पड़ेगा, इवन इफ इट डज नॉट एक्सीड 6 लाख रुपीज, राइट। प्रोफेशनल फीस का पहले 30,000 का लिमिट था, विच हैज़ बीन रेज टू 50,000। TCS में भी काफ़ी रिलैक्सेशन आए हुए हैं। पहले जो 7 लाख से ऊपर जो अगर आपका ट्रांजेक्शन होता था फॉरेन रेमिटेंस का, विच हैज़ बीन रेज टू 10 lakhs एज वेल। नाउ द बिगेस्ट थिंग इज AI। AI में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। इनफैक्ट ऑल द प्रोसेसिंग विल डन इन द विद द हेल्प ऑफ AI। आपका सारा कुछ जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो AI की हेल्प से आपका प्रोसेस, रियल टाइम प्रोसेसिंग पर ज़्यादा फोकस है। जस्ट इनफैक्ट जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू contribute on that. We are also launching our product name Conso. Conso is nothing but a consolidation, console, consortium or consultancy का एक short form है। It will be launching soon. You can just go to the, you can just search the conso.in. You can just join the waitlist and you will get to what services we are providing. It will be real-time consultancy. You can just convert, you can make a conversation with that avatar. It will give you the perfect answers. जो हमने मैंने कहा था कि लूप होल जो है सिस्टम में, नाउ आई विल डिस्कस दैट लूप होल। यू कैन सी कि ये लूप होल की वजह से गवर्नमेंट खोखली होती जाती है, तो दैट डिनोट दैट स्केलेटन, ठीक है। जो लूप होल आया हुआ है ना, 87 ही रिबेट के ऊपर आया हुआ है। आई माई सेल्फ हैज सेंट अ मेल टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री कि ये आपका लूप होल है, अभी भी फाइनेंस बिल एक्ट नहीं बना है तो ये चेंज कर दीजिए इसमें, अदरवाइज इंडियन पब्लिक के लूप होल का फ़ायदा उठाती रहेंगी, ठीक है। होता क्या है, ये जो रिबेट है वो आपको अप टू 12 lakhs की अगर आपकी नॉर्मल इनकम होती है तो रिबेट ज़ीरो है, बट दैट टोटल इनकम डजंट इंक्लूड स्पेशल रेट टैक्स इनकम्स। स्पेशल रेट टैक्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसके ऊपर 12.5% लगता है। लेट्स से अभी 3 सिनेरियोज लेते हैं। मिस्टर राम का सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई नहीं है, टोटल इनकम इज 12 lakhs, उसको रिबेट मिला हुआ 60,000, दैट मीन्स टैक्स जीरो है। नेक्स्ट केस है मिस्टर श्याम, स्मॉल इन्वेस्टर, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6 lakhs है, स्टिल उसको टैक्स पे करना पड़ता है 25,000। मिस्टर राम का 12 lakhs था, स्टिल उसको जीरो टैक्स है। मिस्टर श्याम का 6 लाख का ही टोटल इनकम है, still he has to pay 25,000 as tax. How I derive, I will discuss, we can discuss how I derive on this figure 25,000 का। With nothing but 6 lakh का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से 1.25 lakhs का आपको बेनिफिट मिलता है, राइट। तो बचा हुआ 4.75 lakhs, 75,000 का 12.5% इज 25,000। अब आती है बात जिससे आपको 60,000 का बेनिफिट मिलेगा। मिस्टर गणेश का इंटरेस्ट इनकम है 12 lakhs, या बिजनेस इनकम पकड़ो, जो भी पकड़ना है आपको। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 1 crore। अब उसकी टोटल इनकम इज 1.12 crore। टैक्स उसको 12 lakhs के ऊपर 1 रुपये भी नहीं पे करना है। ये सबसे बड़ा लूप होल है, क्योंकि रिबेट में सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल इनकम को ही काउंट करना है। तो रिबेट आपको 60,000 का जो आपकी इंटरेस्ट इनकम या बिजनेस इनकम या कोई भी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम अगर आपकी 12 lakhs होती थी, उसके ऊपर आपको जीरो टैक्स पे करना है। टैक्स सिर्फ और सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ही पे करना है, विच इज 12.5% ऑफ 1 crore। डायरेक्टली आपका 60,000 का फायदा है, प्रोवाइडेड ये लूप होल जो है गवर्नमेंट टाइम पर ठीक कर ले, अदरवाइज एवरीवन विल टेक बेनिफिट ऑफ दिस, राइट। नेक्स्ट चेंजेस इन GST, चेंजेस ज़्यादा कुछ है नहीं, राइट। अभी ये सारी चीज़ करने के लिए बूस्ट इन इकोनॉमी सुपर हुई है। 1 लाख ये रिलैक्सेशन की वजह से 1 लाख करोड़ का इनकम टैक्स फॉरगो हुआ है गवर्नमेंट का। अब ये 1 लाख करोड़ की वजह से
मोर कैश फ्लोज विद सिटीजन्स या बिजनेसमैन या जो भी है मार्केट में 1 लाख करोड़ आया हुआ है. 1 लाख करोड़ की वजह से मोर कैश इनफ्लोज की वजह से मोर कंजम्पशन एंड परचेसिंग पावर पैरिटी, मोर कंजम्पशन की वजह से हायर जीएसटी कलेक्शन. इवन इफ इनकम टैक्स का 1 लाख करोड़ का इनकम टैक्स फोर को हुआ है, बट जीएसटी कलेक्शन तो बढ़ चुका है. डेफिनेटली दिस विल हेल्प इन बूस्टिंग द इकोनॉमी. ओके, थैंक यू सो मच टीम वेल्दी निवेश. थैंक यू सो मच.